नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय नंदा और आज मैं मौजूद हूं प्रयागराज इलाहाबाद अरेल तट पर। और मेरे पीछे हैं मोक्षदायिनी माँ गंगा। आप देख रहे होंगे संगम है पीछे। इस साइड में अकबर का किला, पीछे हनुमान जी का मंदिर, लेटे हनुमान जी का मंदिर। और आज मेरे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको मैं अपने साथ यहाँ पर लेकर के आया हूँ, और ये हैं श्री अरुण गुप्ता जी। अरुण गुप्ता जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अमिकस क्यूरी यानी गंगा के वकील, या आप कह सकते हैं न्याय मित्र, जिनको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया है। गंगा के जितने भी मामले हैं गंगा से रिलेटेड, वो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के हों या उत्तराखंड हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हों, वो सारे मामले श्री अरुण गुप्ता जी ही देखते हैं। और मैं इनके साथ इस गंगा के तट पर क्यों आया हूँ, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो के पीछे जो मेरा मकसद है वो मकसद हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हो कि गंगा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। गंगा न केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ नदी है। इससे महान नदी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है, उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि इसके बारे में बात करना, चर्चा करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आप सब जानते हो कि गंगा के प्रदूषण की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में हैं, और सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर के नहीं, आर्थिक और बहुत सारे और भी कारण हैं, बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हमारे देश में और हमारे नागरिकों को हो रही हैं। इसीलिए मैं आज श्री अरुण गुप्ता जी के साथ यहाँ पर आया हूँ, जो कि न्याय मित्र है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वो गंगा के सारे मामले देखते हैं। तो सबसे पहले मैं श्री अरुण गुप्ता जी का स्वागत करना चाहता हूँ अपने चैनल में, और एक छोटा सा परिचय इस बारे में कि क्या वजह थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको न्याय मित्र नियुक्त किया। संजय जी, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आप मुझे यहाँ पर अरेल तट पर ले आए हैं। और चूँकि गंगा जी उत्तरांचल से होती हुई, उत्तरांचल में उसका उद्भव है, और उत्तरांचल के बाद ये 6 प्रदेशों में होकर जाती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। ये सारी जगहों से होते हुए गंगा जी गंगा सागर में जाकर मिलती हैं। करीब करीब उत्तराखंड से और गंगा सागर तक 2000 किलोमीटर तक ये चलती हैं। इसमें गंगा जी के किनारे करीब करीब भारतवर्ष की 30 करोड़ जनता रहती है, और 30 करोड़ जनता जो है वो गंगा जी के पानी पे, जिसको कि वो पीने योग्य या पीते भी हैं और पोर्टेबल बनाते हैं, तो ये करीब करीब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन पूरे कंट्री की जो है वह गंगा जी के किनारे ही निवास करती है और उस पर डिपेंडेंट होती है। इस पे तमाम लोगों की अपनी रोजी रोटी भी है। तमाम लोग इस पे खेती करते हैं, उनसे उनकी जीविका उपार्जन होता है। इसमें नाविक हैं, बहुत से नाव चलाने वाले लोग हैं, वह सारे लोग इससे जीविका उपार्जन करते हैं। तो इसलिए गंगा जो है वो इस देश की लाइफलाइन मानी जाती है, और लाइफलाइन होने की वजह से यह एक इम्पॉर्टेंट नदी है। और इम्पॉर्टेंट नदी होने के कारण इसकी प्राथमिकता भारतवर्ष सरकार ने हमेशा से दी है, और इसीलिए हमारी उच्च न्यायालय और डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नदी को सबसे पहले प्राथमिकता दी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, गंगा की महत्ता के ऊपर, गंगा क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये क्यों जीवनदायिनी है और इसकी क्या उपयोगिता है, इन सारी बातों को लेकर के मैंने और अरुण सर ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप, छोटी सी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, आप सब लोग मिलकर के इस फिल्म को एक बार देखें, और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है हमारे लिए गंगा। गंगा एक नाम नहीं, एक विचार है। गंगा नदी की महिमा की तुलना किसी और नदी से नहीं की जा सकती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से संगम के बाद गंगा नाम धारण कर लेती है। इसके पहले भी बहुत सारी छोटी छोटी गंगाएं अपना जल इन 2 प्रमुख नदियों में विलय करती हैं। पाताल गंगा, विष्णु गंगा,
गरुण गंगा, सोन गंगा, पुष्पवती गंगा, मंदाकिनी आदि। प्रयाग में यमुना और अदृश्य सरस्वती से इसका मिलन होता है और गंगा सागर पहुँचते पहुँचते नेपाल से बहकर आने वाली कई नदियों का जल इसमें समाहित हो जाता है। गंगा स्नान की महिमा निराली है। इसका जिक्र भारत आने वाले चीनी यात्री हेन सांग ने किया है और यही बात 1000 साल पहले हिंदुस्तान पहुंचे अरब मुसाफिर अल बरूनी के बखान में भी दर्ज है। मुगल बादशाह अकबर अपने पीने के लिए गंगा जल का ही इस्तेमाल करता था। ये बात सर्वविदित थी कि गंगा जल सबसे कम प्रदूषित और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, परंतु अपने स्वार्थ के लिए हमने गंगा के अस्तित्व पर गंभीर संकट पैदा कर दिया है। गंगा के बिना भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। ये न केवल तन के मैल से मुक्ति देती है, वरन यह पाप विमोचनी भी है। गंगा के कारण ही भारत प्रतिष्ठित हुआ है, तो इसके कारण ही भारत आज दुनिया में हंसी का पात्र बना हुआ है। मानो विदेशी हमसे कहते हों कि तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी मूल्यवान संपदा को गंवाते जा रहे हो। गंगा इतनी सारी सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक और प्राकृतिक विशेषताओं के बावजूद हमारी अज्ञानता और उपेक्षा के कारण जूझ रही है। गंगा नदी के किनारे बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा में मिलने के कारण गंगा में प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है, जिस कारण आज गंगा जल न पीने योग्य है, न स्नान एवं न सिंचाई योग्य है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों का कारण प्रदूषित गंगा का जल है। गंगा की हार का अर्थ होगा हमारी सभ्यता का अंत। अतः आज आवश्यकता है एक ऐसी जागरूकता की जो गंगा की निर्मलता और अविरलता को वापस लाए। अरुण जी, हमारे ऋषि मुनियों ने गंगा को सर्वश्रेष्ठ नदी बताया है और ये सर्वविदित है। सब जानते हैं कि गंगा जो है सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ है, न केवल भारत में, पूरे विश्व में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका क्या साइंटिफिक रीजन है कि गंगा नदी को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए संजय जी, गंगा एक महान नदी है और हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले पूरे देश का भ्रमण किया और उसमें उन्होंने देखा कि जो जो स्थान रमणीक थे उसको उन्होंने तीर्थ स्थल के रूप में उसको मान्यता दी और वहाँ पर उसको देवत्व प्रदान कर दिया। वहाँ पे किसी के इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एक विशेष पर्व रख दिया गया जिसमें लोग नदी में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके लिए एक विशेष पर्व दे दिया। जैसे इलाहाबाद में आप देखते हैं कि माघ के महीने में
लोग यहाँ आते हैं। किसी को इनविटेशन नहीं आता, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग यहाँ पे माघ में इलाहाबाद में या प्रयागराज में इकट्ठा होते हैं। देखिए, गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई से नीचे आती है। मतलब हिमालय की सबसे शीर्ष जो उसकी पर्वत श्रृंखला है, गंगोत्री और गोमुख, वहाँ से इसका उद्भव है। और जब वो वहाँ से नीचे की तरफ आती है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी अधिक होने से उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा होने के साथ साथ जब वो नीचे ज़मीन पे आती है तो उसके अंदर स्थितिक ऊर्जा होती है। जो भी लोग फिजिक्स के, साइंस के स्टूडेंट्स होंगे वो इस चीज़ को समझते होंगे कि जब किसी चीज़ की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है तो उसके अंदर उसकी स्थितिक ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा होती है। और जब स्थितिक ऊर्जा होती है तो जब वो ज़मीन पे आती है हरिद्वार में, तो उसके अंदर ऑक्सीजन रिटेन करने की कैपेसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। और जब ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है रिटेन करने की, तो वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को लिबरेट भी करती है, उसको छोड़ती भी है। आप देखते होंगे कि योग लोग कहते हैं करिए। योग में क्या होता है? योग में लोग केवल अपने शरीर के ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो गंगा जब सबसे ऊंची जगह से नीचे की तरफ जब आती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में गंगा नदी जो है वो सर्पेंटाइन तरीके से बहती है। सर्पेंटाइन का मतलब होता है सर्प जैसे चलता है, वो जिगजैग तरीके से चलती है। गंगा जी ही केवल है जो जिगजैग तरीके से चलती, सीधी नहीं बहती। उससे क्या होता है कि आपने अपने घर में देखा होगा एयर कंडीशनर या फ्रिज आपने देखा होगा, बहुत छोटी सी बात है, उस फ्रिज में आप देखें कि पीछे उसके कॉइल होता है। वो कॉइल जो है वो आपस में मुड़ा रहता है। जितना ज़्यादा उसके अंदर कॉइल मुड़ा होगा उतना ही अंदर का खाना ठंडा होगा, उतना ही आपके कमरे का जो है वह टेम्परेचर भी कम होगा। वो इसी वजह से गंगा में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से जब लोग इस पानी में नहाते हैं और किसी और नदी के पानी में नहाते हैं तो उनको गंगा जी में ज़्यादा बेहतर मालूम होता है। उनके शरीर में ऑक्सीजन की कंटेंट ज़्यादा जाती है और वो ज़्यादा निरोग होते हैं, जैसे योग करने से मिलता है आपको। तो इसीलिए साइंटिफिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गंगा जी में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन, BOD, और तीसरी बात यह है कि इसके अंदर इसकी pH वैल्यू वो न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि वह एल्कलाइन होती है। क्योंकि हमारे ब्लड में अगर अम्लीय तत्व ज़्यादा होगा तो हमें बीमारियां ज़्यादा होंगी। जब हमारे अंदर क्षारीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगी तो हम उतना कम से कम हमारे अंदर रोग की प्रवृत्ति होगी। और चौथी बात यह है कि गंगा जी में एक बहुत विशेष बात है कि गंगा जी जब करीब करीब 4 किलोमीटर चल लेती हैं तो वह अपने को स्वयं शुद्ध कर लेती हैं। मतलब उसका अगर वो पोल्यूटेड हैं तो 4 किलोमीटर चल लेने के पश्चात उनके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट फिर से रिगेन हो जाता है, फिर से वो जो है ठीक हो जाती हैं। और पांचवी बात यह है कि इसकी बालू आपने देखी होगी बहुत महीन होती है, और यमुना जी की बालू थोड़ी मोटी होती है। और गंगा जी में आपको हैवी मेटल्स मिलेंगे, जैसे सिल्वर है, इसमें आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मिलते हैं। तो इन सब की प्रेजेंस से क्या होता है कि गंगा का शुद्धिकरण और जल्दी हो जाता है। अरुण जी, ये सर्वविदित है कि आज की तारीख में गंगा में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है और जिसकी वजह से गंगा जी बीमार हो गई हैं। ये गंगा जी की बीमारी का कारण क्या है? क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से गंगा जी बीमार हो गई हैं? इसको दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम बीमारियों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसका हम उपचार नहीं कर सकते, क्योंकि उपचार के लिए बीमारी जानना बहुत आवश्यक होता है। तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बीमारी हुई क्यों गंगा जी को? देखिए संजय जी, एक जो इम्पोर्टेंट बात है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि आखिर गंगा जी में बीमारी क्या है और उसका उपचार कैसे हो सकता है। तो आज से करीब 20 वर्ष पहले जब मैंने गंगा का काम करना शुरू किया और
हमने इसकी स्टडी करी गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक, तब मुझे दो इसकी बीमारी समझ में आई। पहली बीमारी तो गंगोत्री से शुरू होती है और ऋषिकेश तक चलती है, और उसके पश्चात हरिद्वार में जब वो ज़मीन पे आती है तो यहाँ से लेके गंगा सागर तक उसको दूसरे तरह की बीमारी है। तो इसलिए उपचार भी डिफरेंट होना चाहिए। देखिए, उत्तरांचल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मैंने जब स्टडी करी तो उसमें पाया कि गंगा जी के ऊपर छोटे बड़े 264 बांध बनाए जा रहे हैं, और उन 264 बांधों को जब तक हम रोकेंगे नहीं तब तक उसकी अविरलता ठीक नहीं होगी, क्योंकि गंगा जी को ठीक रहने के लिए उसको अविरल और निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। तो उत्तरांचल में सरकार ने 264 बांध का जो प्रपोजल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने का था, तो उसके लिए मैं उत्तरांचल हाई कोर्ट में गया और मैंने वहाँ पर 3 मेजर प्रोजेक्ट्स, कोटली बेल, पाला मनेरी और मनेरी भारी, ये 3 बड़े मेजर प्रोजेक्ट थे एनटीपीसी के, जिसकी वजह से गंगा जी में विस्फोट करके टनल बनाया जा रहा था, और टनल के अंदर से गंगा जी को 100 किलोमीटर तक टनल के अंदर से ले जाया जा रहा था, जिसके लिए मैंने रिट फाइल करी। और रिट फाइल करने के बाद उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग भारत सरकार से भी जाके, मेरे उसमें शंकराचार्य जी थे, गोविंदाचार्य जी थे, और भी राजेंद्र कुमार जी भी थे जो जल पुरुष के नाम से हैं, और शंकराचार्य जी, हम लोग सब मिलके, उस समय तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी थे, तो हमने जाके उनसे रिक्वेस्ट की, उनको एक्सप्लेन किया कि अगर गंगा जी के अंदर को आप टनल के अंदर से ले जाएंगे तो गंगा जी के अंदर जो मछलियां हैं वो सब मर जाएंगी, और इस प्रकार आगे चल के त्रासदी भी हो सकती है, क्योंकि आप उसमें विस्फोट कर रहे हैं, आप उसमें ब्लास्टिंग्स कर रहे हैं, जो कि बाद में सत्य साबित हुई कि उत्तरांचल में त्रासदी हुई, और विस्फोट होने की वजह से चूँकि पहाड़ सब खिसक गए थे अपनी जगह पे, जब पानी बरसा तो पूरी त्रासदी हो गई, लोग उसमें लाखों लोग मर गए। तो इसलिए जो है प्रणब मुखर्जी ने उस समय, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उन तीनों प्रोजेक्ट्स को ख़त्म किया, और 5,000 करोड़ रुपए जो उस समय एनटीपीसी ने खर्च कर दिए थे उसको उन्होंने वापस किया। तो इस प्रकार अविरलता को भी काफ़ी हद तक हाईकोर्ट के आदेश से रोका गया वहाँ पर। और उसके पश्चात जो निर्मलता की बात है, निर्मलता की बात में हम आप ये बात कहेंगे कि यहाँ पर सरकारी तंत्र के द्वारा जितने भी सीवेज हैं वह सब गंगा जी में डायरेक्ट खोल दिए गए हैं। तो जब हमने हाई कोर्ट के सामने इस बात को रखा कि जब तक हम 90% पोल्यूशन को हम तब तक कम नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उन सीवेज वाटर्स का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 शहरों को चुना जो मेजर पोल्यूट कर रहे थे। उसमें इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी को रखा गया, और उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए, और जिसमें इलाहाबाद में 6, लखनऊ में कानपुर में 4 और वाराणसी में अभी चौथा लग रहा है। इलाहाबाद इटसेल्फ का अगर एग्जाम्पल लें तो 270 लाख लीटर पर डे सीवेज गंगा जी में जाता है, जिसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार जो 28 शहर उत्तर प्रदेश में गंगा जी के किनारे हैं, इसके अलावा बिहार में, इसके अलावा झारखंड में, सभी जगह पे नगर महापालिका या नगर निगम जो है वो सीवेज को डायरेक्ट गंगा जी में डाल रही है। अगर हम सारे जगह पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दें और उसमें अगर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि गंगा जी में निर्मलता की भी बीमारी ख़त्म हो सकती है। तो इस प्रकार जब तक गंगा जी में अविरलता और निर्मलता नहीं होगी तब तक गंगा स्वयं को साफ नहीं कर पाएंगी। इसके लिए हमारी उच्च न्यायालय धन्यवाद की पात्र है, और उत्तरांचल हाई कोर्ट भी इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है। अरुण जी, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि गंगा प्रदूषण को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से आपकी 2 बार मुलाकात हुई। प्रथम मुलाकात आपकी चित्रकूट में हुई और द्वितीय मुलाकात आपकी इलाहाबाद में प्रयागराज में हुई, और गंगा प्रदूषण को लेकर काफ़ी चर्चा हुई आपसे। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में क्या रिज़ल्ट निकला, क्या ऐसा कुछ बातें आपसे हुई जो हमारे लिए उपयोगी हों और कुछ निर्णय लिए गए हों, तो उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए संजय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं था। श्री राम भद्राचार्य जी ने, जिनका कि
विश्वविद्यालय है चित्रकूट में, तो उन्होंने मुझसे ये बात कही कि रामनाथ कोविंद जी उनके यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन में आ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि अगर आप समय दे दें तो राष्ट्रपति जी से आपकी मुलाकात कर दें, क्योंकि कुंभ में वो आना चाहते थे कि कुंभ में जो लोग आए, जनता जो आए, उनको जो है वो शुद्ध पानी मिले। तो उन्होंने मेरी मीटिंग जो है वो चित्रकूट में मेरी फिक्स कराई और राष्ट्रपति जी को मैंने गंगा से रिलेटेड जो किताबें थी वो मैंने दी और करीब करीब उन्होंने बड़े इंटरेस्ट से शो किया और करीब 25 मिनट मेरे साथ उनकी वार्ता हुई। मैंने उनको गंगा जी की इकोनॉमिक, साइंटिफिक, मेडिसिनल सारी विशेषताओं को बताया और उस पर उनको किताब में जो चीज़ उल्लिखित थी उन चीज़ों को मैंने उन्हें दिखाया। तो उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि उन्होंने अपना निवास, जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने अपना निवास जो है वो बैठूर में, कानपुर में अपने गंगा के किनारे बनवाया है और कहा कि साहब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं सीधे वहाँ पर रुकूंगा और वहीं रहूँगा। लेकिन वो कहे मुझे जब मालूम नहीं था कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा और दिल्ली आ जाऊंगा। खैर, ये बात रही चित्रकूट में मीटिंग की और गंगा पर ये चर्चा होकर ख़त्म हो गई। फिर वो जब इलाहाबाद आ रहे थे तो इलाहाबाद में कुंभ के पहले वो आए थे, करीब मई में आए थे। तो उन्होंने ये संदेशा भिजवाया कि आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो मैं सर्किट हाउस में उनसे मुलाकात हुई मेरी और वो करीब करीब 25 मिनट मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं जानता था कि वो गंगा जी से संबंधित बात मुझसे करेंगे, इसलिए मैं वो सारी प्रश्न तालिकाएँ बना के ले गया था और मैंने उनके बोलने से पहले ही कहा कि मैं बना के ले आया हूँ और गंगा में ये कार्य अगर करा दिया जाए सरकार के द्वारा तो आपको कुंभ में बहुत अच्छा पानी मिल सकता है, जो मैंने उनको बताया। और उस पर उन्होंने कहा, संज्ञान लिया और उन्होंने कहा मुझसे कि अरुण जी मैं इसको जाते ही मान उत्तर प्रदेश सरकार को भेजूंगा। और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा और योगी जी ने, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि योगी जी ने जो जो मैंने कहा था और जो जो मैंने उस पत्र में लिखा था उस सब को उन्होंने अक्षरशः पालन करा। और 2019 के कुंभ में आपने देखा होगा कि प्रयागराज में पानी संगम पे और गंगा जी में बहुत अच्छा था। उसका सिर्फ कारण ये था कि जो भी उसमें मीन्स उनको बताए गए थे, जो जो चीज़ें उनसे कही गई थी कि आप इस चीज़ों पे ध्यान रख के यहाँ पे नदी का डाइवर्जन कर दीजिएगा, यहाँ पे पानी आप छोड़वाइएगा, वो सब उन्होंने किया और उससे हमको बहुत अच्छा पानी मिला और जनता को, सारी जनता को भी पानी बहुत अच्छा मिला। अरुण जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा के किनारे निर्माण पे रोक लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि गंगा के किनारे निर्माण हो रहे हैं, घर बन रहे हैं और बाढ़ आने पे लोग डूब रहे हैं, जिससे जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। जनता गलती करती है, जनता नियमों को नहीं मानती है और उसके बाद जनता ही भोगती है। तो इसको रोकने के लिए क्या कोई उपाय नहीं हो सकते? देखिए संजय जी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है और इस बात के लिए जितनी सरकार जिम्मेदार है उससे कहीं ज़्यादा जनता को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। देखिए, आप 10 बीघा ज़मीन या 2 बीघा ज़मीन खरीदते हैं तो उस पर अपना नाम लिखवाते हैं, हर जगह एंट्री कराते हैं। आप सोचिए कि जो नदियाँ हैं, जिनका जो बाढ़ क्षेत्र उन्हीं का अपना क्षेत्र है, वो कभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनके नाम दर्ज नहीं हुए और वो सब स्टेट लैंड है। क्या होता है कि सरकार को भी ऐसा लगता है कि ऐसी जो जगह है, इन सब ज़मीन को बहुत आराम से अधिग्रहण किया जा सकता है और लोग क्या करते हैं कि अपना मकान बाढ़ क्षेत्र में बनाते जा रहे हैं। देखिए, बाढ़ क्षेत्र में अगर आप नदी को घेर लेंगे तो उससे कई नुकसान होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि जब बाढ़ आती है तो नदी के द्वारा जो कैपिलरीज होती है अंडरग्राउंड, जिससे कि आपको अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, वो वाटर जो है वो कैपिलरीज चोक हो जाती हैं और जब चोक हो जाती हैं तो ग्राउंड वाटर चार्ज नहीं होता है। इसी प्रकार जो लोग जो जब मकान बना लेते हैं तो बाढ़ क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं, तो उस क्षेत्र में जब ग्राउंड वाटर चार्ज नहीं होता तो आपको पीने का पानी नहीं मिलता है और नदी भी स्वच्छ नहीं हो पाती है। अगर आप एग्जाम्पल लीजिए तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आप देखेंगे कि यमुना नदी के दोनों साइड में, एक साइड में गाजियाबाद, नोएडा सब बस गया है और दूसरे तरफ दिल्ली है।
आज की तारीख में आप देख लीजिए कि गाजियाबाद में पीने का पानी नहीं है, नोएडा में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? और जो भी ग्राउंड वाटर है वो थोड़ा ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो गया है। तो इसके लिए जब नदी का आप बाढ़ क्षेत्र छोड़ेंगे तभी आपको ग्राउंड वाटर चार्ज मिलेगा। और जो लोग मकान बना रहे हैं, हर साल बाढ़ में उनका मकान जो है वो डूब जाता है, और जब डूब जाता है तो उनका मकान जो 100 साल चलना चाहिए वो मुश्किल से 20-25 साल चलता है, 30 साल चलता है, और उनके मकान जो है वो उसकी जो है नींव से कमज़ोर हो जाते हैं। तो लोगों को सोचना चाहिए और लोगों को नहीं बनाना चाहिए। और इसके लिए हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो नगर निगम है, उनको भी रोकना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं और अल्टीमेटली जनता इसमें पिसती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है कि हाईएस्ट फ्लड लेवल से 500 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसका अनुपालन होना चाहिए। जो लोग इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अरुण गुप्ता सर के चैम्बर में, और यहाँ पर आने का भी एक विशेष कारण है। और कारण ये है कि पिछले दिनों भारतवर्ष में कोरोना महामारी की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई और हमारा देश बिल्कुल उथल पुथल सा हो गया। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो गई। इसी दौरान जब कोरोना भारत में आया तो अरुण सर ने कुछ ऐसी रिसर्च करवाई अपने देखरेख में, और जिससे कोरोना के ऊपर एक दवा इन्होंने बनवाई जो कि गंगा जल से बनती है। तो मैं अगला सवाल अरुण सर से यही पूछूंगा कि ये दवा क्या है और ये कैसे हमारे लोगों के लिए लाभकारी होगी। देखिए संजय जी, 2019 में दिसंबर में तमाम न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ जो मैं टीवी पे देखता था, इन सब में मुझे यह बात आने लगी सामने, मुझे लगने भी लगा कि ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैलेगी और इसमें काफ़ी लोगों की मौत हो रही है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है अगर भारतवर्ष में कहीं ये ना आ जाए, और अगर भारतवर्ष में आएगी तो हम लोग चूँकि गरीब देश हैं तो इनको हम लोग को भी कुछ ऐसी सस्ती दवा बनानी चाहिए जिससे कि कोरोना का उपचार हो सकता है। तो मैंने सोचना शुरू किया और मैंने वर्ल्ड में जितने भी गंगा पे रिसर्च पेपर्स थे उसको मैंने कलेक्ट किया, उनकी मैंने स्टडी करी, और स्टडी करने के पश्चात मैंने स्वयं एक रिसर्च पेपर तैयार किया। और वह रिसर्च पेपर मैंने जो तैयार किया उसमें मैंने ये पाया कि गंगा से वायरस जो कोरोना का है उसकी भी मौत, उसको भी मारा जा सकता है, क्योंकि कोरोना जो है वो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक का वायरस है। और इसीलिए मैंने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करके मैंने एक पेपर तैयार किया जिसको मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजा। राष्ट्रपति जी ने उसको भेजा होगा गंगा मंत्रालय के पास, और गंगा मंत्रालय ने उसके बाद उसको नीरी से कांटेक्ट करके नीरी से भी बात करी, और नीरी ने भी इस बात की संभावना जताई कि गंगा से इसका इलाज हो सकता है। तो उन्होंने इसको इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के पास भेजा, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हमारे ग्रुप का प्रेजेंटेशन लिया ऑनलाइन। और प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आप इसमें चूंकि क्लिनिकल डेटा नहीं है इसलिए हम इस पर कोई रिसर्च नहीं कराएंगे। तो मैंने फिर ये सोचा कि अब इस पर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से के डॉक्टरों से इस पर रिसर्च और क्लिनिकल डेटा तैयार किया जाए। तो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा जो कि न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर हैं उनसे बात की, और बात करने के पश्चात उन्होंने अपने 5 सहयोगियों की एक टीम बनाई और उस टीम से उन्होंने रिसर्च कराई, और रिसर्च कराने के बाद उन्होंने एक फिर पेपर तैयार किया जिसमें उन्होंने ये पाया कि कोरोना से नेचुरल जो है वो गंगा जल इससे कोरोना को ख़त्म करता है। उन्होंने एक इस पर रिसर्च में ये भी तैयार कराया कि कैसे इसके अंदर बैक्टीरियोफाज जो है वह कोरोना वायरस को मारता है। तो उन्होंने इस पर रिसर्च करके ये पाया कि बैक्टीरियोफाज वायरस के भी शरीर में प्रवेश करके उसके आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म कर देता है, और आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जब ख़त्म हो जाता है तो वह
जो कोरोना का वायरस है वो टोटल मर जाता है और वो फिर अपना एक्शन नहीं कर पाता है और ना ही वो अपना मॉड्यूल चेंज कर पाता है। और इसके लिए उन्होंने फिर एक पेपर तैयार किया, 5 वैज्ञानिकों ने हमारे मिलकर, मैं भी उसमें वन ऑफ द को राइटर हूँ। वह इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हुंडवई में भेजा गया और हुंडवई में उसके बाद उस पर तमाम वैज्ञानिकों ने उसको रिव्यू किया और उसके पश्चात हमारे डॉक्टर्स ने एक नेज़ल स्प्रे तैयार कराया जो गंगा जल से था। वो नेज़ल स्प्रे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक मुश्किल से 30 रुपए की दवा है और गंगा जल से बैक्टीरियोफाज से बनाई गई है। ये इससे केवल नाक में आप डाल के लें तो ये क्या करता है कि ये तुरंत नेज़ल में जाके बैक्टीरिया को के प्रेजेंस को ख़त्म कर देता है। और ये 30 रुपए की दवा जो है ये हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल दवाओं की वजह से आईसीएमआर उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसने। तो हमने और इथिक्स कमेटी में 10 महीने से ये पेंडिंग है। तो मैंने इसके बाद उच्च न्यायालय की शरण ली और उच्च न्यायालय में मैंने अभी पिछले महीने में मैंने एक रिट पिटिशन फाइल करी कि हमारे इसको रिकॉग्नाइज कर दिया जाए और इससे टेस्टिंग करके इसको देख लिया जाए कि इससे कोरोना की डेथ होती है कि नहीं। एक चीज़ और बताना आपको बहुत आवश्यक समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स ने 300 लोगों को ये गंगा जल दिया और गंगा जल के बैक्टीरियोफाज से उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया ये नेज़ल स्प्रे। तो उनका RT-PCR निगेटिव रहा और इसका भी क्लिनिकल डेटा उन्होंने तैयार किया और वो उन्होंने ब्रिटिश जर्नल में भेजा और ब्रिटिश जर्नल में वह पब्लिश हो चुका है। तो ये 2 पेपर्स जो है साइंटिफिक प्रूफ हैं कि गंगा में मेडिसिनल वैल्यू भी है और इससे कोरोना तमाम और भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। मेरा तो ये दावा है कोरोना के अलावा और भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। अनु सर, गंगा की सफाई के लिए, गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जो भी समय आप देते हैं, जितनी ईमानदारी से आप काम करते हैं, ऐसा उदाहरण मुझे दूसरा नहीं मिलता। मुझे आप अकेले ऐसे व्यक्ति मिले जो गंगा को लेकर के इतने सीरियस हैं और इतने सारे मुकदमे आपने हाई कोर्ट में किए गंगा को साफ करने के लिए, उसके प्रदूषण को हटाने के लिए। ये बहुत मुश्किल से मिलता है। आज के ज़माने में लोग अपने कामकाज के आगे कोई समय नहीं निकाल पाते, कोई सामाजिक बात सोचते ही नहीं हैं। लोग सोचते हैं मैं इतना बिज़ी हूँ, पहले पैसे कमा लूँ फिर सोचूंगा बाकी कामों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है समाज के बारे में सोचना। तो ऐसी चीज़ें आज जो देखने को मिल रही हैं मुझे आपके अंदर, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं समाज में ऐसे लोगों को सामने लेकर के आऊँ, अपने दोस्तों से मिलवाऊँ, अपने दर्शकों से मिलवाऊँ कि देखो समाज में ऐसा भी होता है और आपको भी इसका अनुसरण करना चाहिए, ऐसा बनने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम एक एक करके समाज को ऐसा जागृत करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारा समाज बहुत अच्छा होगा, एक अच्छा संदेश जाएगा समाज को और लोगों के अंदर जुड़ाव आएगा, लोग अच्छी बातें सोचेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके इन कार्यों की वजह से जो आपने गंगा के लिए किया है, जो कंट्रीब्यूशन आपने गंगा के लिए दिया है, इन कार्यों की वजह से कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने आपको कुछ सम्मान भी दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो सम्मान कौन से हैं, आप मुझे और मेरे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। देखिए संजय जी, मैंने जब ये कार्य 20 वर्ष पहले शुरू किया था तो मैंने कभी ये उम्मीद भी नहीं की थी कि मुझे, या मैंने कभी आशा नहीं की थी कि मुझे अवार्ड या किसी प्रकार का कोई लाभ हो। अदरवाइज मैं तो हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि हाई कोर्ट ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्याय मित्र, जिसको अंग्रेजी में एमाइकस क्यूरी कहते हैं, उसको उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि भगवान मेरे अंदर इतनी शक्ति दे कि मैं कुछ समाज के लिए कर सकूं और गंगा जी को मैं मुक्त करा सकूं। मेरे कार्य जैसे भी रहे हों, इसको कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी संस्थानों ने इसको अप्रिशिएट किया और मैं शंकराचार्य जी जो साउथ के लेट श्री जयंत सरस्वती जी हैं, उनका भी मैं कहूँगा कि उन्होंने एक गंगा महासभा का कार्यक्रम था वाराणसी में, जिसमें विशेष रूप से यह कार्यक्रम किया गया और उसमें मुझे गंगा रत्न की उपाधि से
साउथ के शंकराचार्य कांचीकोट के, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। और साथ में स्वामी चिदानंद जी थे और मुरारी बापू साहब थे, जो कि एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, और इन तीनों ने मिलकर मुझे गंगा रत्न की उपाधि वहाँ पर दी, जिसके लिए मैं उनका अनुग्रहित हूँ। इसके पश्चात रामदेव जी ने एक फंक्शन किया था जिसमें मुझे बुलाया था, और मैं जब वहाँ गया तो स्वामी रामदेव जी, जो कि एक इंटरनेशनल एक्नॉलेज आयुर्वेद के और योग के बहुत बड़े स्वामी हैं, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक इंटरनेशनल योगी जी से मैं सम्मानित हो रहा हूँ। इसके पश्चात उमा भारती जी 3 बार मेरे निवास पर आईं, जो कि उस समय वो मंत्री थी जल शक्ति मंत्रालय की और गंगा रिजुविनेशन की। उन्होंने मुझे सम्मानित किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में एक स्वयंसेवी संस्था ने मुझे मुझे यूपी रत्न की उपाधि दी और अवार्ड दिया। वो इसलिए मेरे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो लोग उपस्थित थे वो बहुत ही गर्मामयी लोग थे, और उसमें एक्स इलेक्शन कमिश्नर श्री कृष्णमूर्ति जी और उत्तर प्रदेश के स्पीकर श्री हृदय नारायण दीक्षित जी के द्वारा वह मुझे दिया गया। वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छी अनुभूति थी। इसके साथ ही साथ मैं तमाम इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि आप गंगा वाटर की इम्पोर्टेंस समझें, इसमें साइंटिफिक वैल्यू है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। इस तारतम्य में मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और लॉ फैकल्टी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी गया, और भी तमाम इंस्टीट्यूट्स थे छोटे मोटे, जैसे सेंट मेरीज इलाहाबाद की, और भी इंस्टीट्यूट्स में जाके बच्चों को बताया। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी मुझे महामना की एक फ़ोटो दे के और एक शॉल पहना के मुझे सम्मानित किया। इसके साथ ही साथ उमा भारती जी जब मिनिस्टर थीं तो उन्होंने गंगा पे कानून बनाने के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई, और उस रिव्यू कमेटी मुझे एक एक्सपर्ट मेंबर बनाया। यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार था जो मुझे दिया गया। मैंने गंगा पे जो कानून बनाया है वह कानून जो है वह भारत सरकार को मैंने दे दिया है, और वह पार्लियामेंट में किसी भी समय भी आ सकता है। तो ये सब चीज़ें जो भी मुझे मिली, ये सब गंगा माँ की कृपा है, और मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन धन्य है। साथियों, अब हम इस इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, और आज इतनी अच्छी जानकारियाँ हमें अरुण सर से मिली कि जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी थी, आपके लिए भी बहुत उपयोगी हैं। और अब हम सर का धन्यवाद करेंगे कि सर ने हमें समय दिया, बहुत समय दिया हमें, हमारे साथ गंगा तट पे गए, अपने चैम्बर पे आके मुझे समय दिया, और ये सारी चीज़ें जानकारियाँ मुझे दी जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सर, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना समय दिया, और दर्शकों आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।